नमस्कार साथियों। देखो, हमारा चैप्टर चल रहा था केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। ये हमारा चैप्टर चल रहा था और उसमें ऑलमोस्ट जो अभिक्रिया थी हमने पूरी कर ली थी। अभी जो लास्ट टाइम हमने जो अभिक्रिया देखी थी वो देखी थी विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें होता क्या था? उसमें ये होता था कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम सक्रिय पदार्थ सक्रिय पदार्थ का स्थान अधिक सक्रिय पदार्थ ले लेता था, और तो वही क्या कहलाती थी? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और हमने रिएक्शन भी देखी थी, कैल्शियम की अभिक्रिया आयरन प्लस ऐसे अभिक्रिया करवाई थी हमने, कैल्शियम प्लस Fe, कुछ ऐसी अभिक्रिया हमने करवाई थी। और जिसका प्रोडक्ट हमें ये प्राप्त होता है, इसका स्थान ये ले लेगा और इसका स्थान ये ले लेगा। तो कुछ अभिक्रिया बनी थी हमारे पास CaCl2 प्लस आयरन। तो ये हमारे पास अभिक्रिया थी किसकी? विस्थापन अभिक्रिया की, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। और अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर, वो करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें होता क्या है? जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, इसमें क्या होता है? देखो, ये जो अभिक्रिया होगी इसकी डेफिनेशन को हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों पदार्थों के अवयवी आपस में क्या कर ले, अपना स्थान बदल लेते हैं। दोनों जो पदार्थ होते हैं उनके दोनों को जो अवयवी होते हैं, कण होते हैं, वो क्या कर लेते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे कि अभी उदाहरण की बात करते हैं तो हम देखते हैं, अगर जैसे उदाहरण की बात करते हैं, तो बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया अगर सोडियम सल्फेट के साथ करवाते हैं तो इसमें होता क्या है? इसमें बनता है अवक्षेप। और अवक्षेप का क्या होता है? अवक्षेप होता है मतलब सफ़ेद कलर का गाढ़ा पदार्थ, जो क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन होता है, विलीन होता है, उसके पेंदे में बैठ जाता है, यानी कि जमा हो जाता है। ठीक है, तो देखो हमने ये अभिक्रिया करवाई, बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया करवाई, तो होता क्या है इसमें? जैसे ये तो इसका स्थान ले लेगा और ये इसका स्थान ले लेगा, तो जो प्रोडक्ट होगा हमारे पास वो क्या बनेगा? देखो, अगर बात करते हैं यहाँ पर 2 NaCl है, 2 Na है यहाँ पर, सोडियम के अणु कितने, परमाणु कितने हैं यहाँ पर? 2 हैं। और अगर क्लोरीन की बात करते हैं तो वो भी कितने हैं? 2 हैं। तो ये क्या करेंगे? आपस में स्थान चेंज परिवर्तित करेंगे। तो अगर स्थान परिवर्तित करेंगे तो होगा क्या? फाइनली प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा क्या? देखो, एक तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड हमारे पास, और एक जो अवक्षेप बनेगा हमारे पास वो ऐसे बनेगा BaSO4 प्लस 2 NaCl। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखो, द्विविस्थापन जो अभिक्रिया होती है इसमें होता क्या है कि दोनों जो पदार्थ के अवयवी होते हैं वो क्या कर लेते हैं? अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी अभिक्रिया होगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखो, इसमें फाइनली हुआ क्या? ये यहाँ से स्थान अपना परिवर्तित, ये यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ से यहाँ हुआ। तो देखो ये बन गया बेरियम सल्फेट, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। और इसमें हुआ क्या? अवक्षेप प्राप्त हुआ। कभी कभी इस अभिक्रिया में क्या होता है? उत्पाद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ये क्या है? अवक्षेप के रूप में क्या होता है? हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। अतः इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या हो सकता है? अवक्षेपण अभिक्रिया। याद रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर अवक्षेप का प्रोडक्ट के रूप में अवक्षेप का प्राप्त होना यह संकेत देता है कि इस अभिक्रिया को क्या बोल सकते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया बोल सकते हैं। ठीक है, अगर और उदाहरण की बात करें तो हम देख सकते हैं सोडियम आयोडाइड की। देखो, अगर इन दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं अपन तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखो क्या बन सकता है? ये तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा स्थान, इसका परिवर्तित हो जाएगा, मतलब दोनों अपना स्थान, दोनों पदार्थों की जो अवयवी होंगे ये दोनों अपना स्थान परिवर्तित करेंगे। यानी कि ये क्या करेंगे? देखो, इसमें ये तो इसके साथ हो जाएगा, अभिक्रिया करेंगे तब तो हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा? NaF प्लस AgI। ये हमारे पास क्या हुआ? हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। तो देखो, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमने बात की थी द्विविस्थापन अभिक्रिया की। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों पदार्थों के अवयवी आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, फिर हमने देखा इसके कुछ उदाहरण। तो हमने इसकी अभिक्रिया करवाई सोडियम सल्फेट से, तो हमें प्राप्त क्या हुआ? फाइनली BaSO4 का अवक्षेप प्राप्त हुआ, और प्लस में क्या हुआ? हमें सोडियम क्लोराइड के अणु सोडियम क्लोराइड लवण के रूप में प्राप्त हो गया। तो देखो, और हुआ क्या? इसमें कभी कभी इसमें क्या होता है? जो प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है, वो अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए इसे कौन सी अभिक्रिया भी बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया थी और ये इसके क्या थे? एग्जाम्पल थे। अगर एक एग्जाम्पल और देखें तो AgCl की अभिक्रिया अगर सोडियम नाइट्रेट से करवाते हैं, देखो
AgCl की अभिक्रिया अगर करवाते हैं NaNO3, अगर इसकी अभिक्रिया इससे करवाते हैं तो हमें वही अवक्षेप के रूप में क्या हो जाएगा, देखो Ag इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये इससे, यानी कि NaCl बार और हमारे पास जो Ag देखो AgNO3, ये तो क्या हो जाएगा हमें अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाएगा, और बचा क्या NaCl, तो ये क्या हो जाएगा प्लस NaCl हमारे पास प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि जो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया होती है इसमें फाइनली होता क्या है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पदार्थ की जो अवयव होते हैं दोनों अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं, और इसमें क्या होता है कभी कभार हमें अवक्षेप के रूप में प्रोडक्ट प्राप्त होता है, इसलिए इस अभिक्रिया का जो अन्य नाम हो जाएगा वो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। और जो हमने उदाहरण देखे वो आपके सामने आप नोट कर सकते हो। फिर हम इसके बाद में देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण नाम से स्पष्ट हो रहा है ऑक्सीजन का जुड़ना, एक ही बात है, हाइड्रोजन का निकलना, सीधी सी बात है, अगर हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, ये दोनों घटनाएं एक साथ होगी। आपको ये मालूम होना चाहिए, समझदारी की बात ये है कि अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखो हम देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया की बात करते हैं तो समझ में आ गई होगी बात कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, मतलब ऑक्सीकरण कहलाता है। और ऑक्सीकरण का मतलब यह भी होता है कि हाइड्रोजन का निकलना, ये भी क्या हो जाएगा। तो हम देखेंगे क्या, जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है इनको देखेंगे हम तीन रूपों में, क्या देखेंगे, तीन रूपों में। देखो एक यहाँ से यहाँ क्या क्या देख सकते हैं इसमें, देखो ऑक्सीकरण अभिक्रिया नाम से स्पष्ट है, ऑक्सीजन का मतलब क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन का योग होगा, तो ऑक्सीजन का योग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कन्फर्म सी बात है, सीधी सी सिंपल बात है, अगर ऑक्सीजन का योग होगा, एडिशन होगा ऑक्सीजन का, तो इसके विपरीत क्या होगा, हाइड्रोजन का निष्कर्षण होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन का निष्कर्षण। अगर हाइड्रोजन का निष्कर्षण जैसी बात होती है साथ, तो हमारे पास एक पॉइंट और क्या बन जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो ये तीनों कंडीशन अगर कहीं भी देखी जाती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंडीशन किस में देखी जाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ये कंडीशन देखी जाती है। अब देखो ऑक्सीजन का योग कैसे होता है, ऑक्सीजन का योग ऐसे होगा जैसे हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो देखो अगर इन दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं, यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा फाइनली ये प्राप्त होता है। इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे 2, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। तो ये क्या कहलाता है, रस समीकरणीय गुणांकों के आधार पर समीकरण को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। और जो असंतुलित समीकरण होती है उसे क्या बोला जाता है, कंकाली समीकरण बोला जाता है। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। कहने का मतलब ऑक्सीजन का योग, यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर योग हो रहा है, तो योग जैसे ही होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, फिर हम देखते हैं जैसे सल्फर की अभिक्रिया अगर O2 से करवाते हैं ऑक्सीजन से, तो अभी क्या बनेगा, जैसे इसकी अभिक्रिया करवाएंगे O2 से, तो ये क्या बन जाएगा SO2। कुल मिला के बात क्या हो रही है यहाँ पर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर योग हो रहा है, ये बात भी ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि जैसे अगर SO2 की अभिक्रिया O2 से करवाएंगे तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, ऑक्सीजन का योग ही प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, देखो SO2 की अगर करवाते हैं, SO2 की अभिक्रिया O2 से करवाते हैं तो अभी हमें क्या प्राप्त होगा, ये ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा और इससे जुड़ेगा तो हमें प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा, SO3। अब देखो यहाँ पर 3 लग गए, लेकिन यहाँ पर तो हमें 4 दिखाई दे रहे हैं। इसको क्या करना पड़ेगा, रस समीकरणीय मित्तीय गुणांकों के आधार पर क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। तो संतुलित करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, देखो इधर तो 3 दिखाई दे रहे हैं लेकिन इधर 4 दिखाई दे रहे हैं, क्यों ना अगर अपन यहाँ पर लगा दे 2 यहाँ पर, तो देखो 2 दूनी 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए, तो मैं यहाँ पे 2 लगा सकता हूँ, तो समीकरण क्या हो गई है, संतुलित हो गई। तो देखो एक कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, यानी कि ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीकरण अभिक्रिया की बात करें तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या बात करेंगे कि ऑक्सीजन का या तो योग होगा, तो हमने योग कैसे होगा हमने देख लिया। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन का निष्कर्षण। अब देखो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है गैस, अगर उसकी अभिक्रिया देखो H2S होती है हमारे पास, अगर हाइड्रोजन के निष्कर्षण की बात हो रही है तो निष्कर्षण कैसे हो सकता है, यहाँ से सल्फर अलग हो जाएगा और जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो जाएगी। देखो ये यहाँ से H2 गैस बाहर प्लस ये सल्फर, ऐसे कैसे हो जाएगा, बात किसकी हो रही है, हाइड्रोजन के निष्कर्षण की। ठीक है,
ऐसे क्या होता है हमारे पास HCl होता है, तो HCl ऐसे तो निकलेगा नहीं कि भाई H निकल जाएगा और Cl निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा क्योंकि ये गैस के रूप में होती है तो ऐसे निकलेगी। तो यहाँ भी Cl2 आएगा, तो यहाँ भी क्या लगा दूंगा मैं, 2 लगा दूंगा। ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही एक और होता है HBr। देखो HBr होता है ऐसे कैसे, इस HBr की भी यही कंडीशन होती है कि ये H2 प्लस Br2, ये हमारे पास ये कंडीशन होती है। तो यहाँ मैं क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा, क्योंकि 2 नहीं लगाऊंगा तो कि समीकरण क्या नहीं होगी, संतुलित नहीं होगी, तो कि अभिक्रिया पूर्ण भी नहीं होगी, और पूर्ण नहीं होगी तो रिएक्शन भी नहीं होगा। आपको समझ में आ रही है मेरी बात है कि ये हाइड्रोजन की दूसरी कंडीशन थी हमारे पास, कि ये भी हमारे पास क्या हो गई, पूरी हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग। अब इलेक्ट्रॉन का त्याग कैसे होता है, जैसे सोडियम होता है, देखो इधर देखिएगा, यहाँ पर सोडियम है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, ऐसे करके ये कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे, यानी कि 11 नंबर पे। तो इस पर क्या होगा, देखो अगर मैं वो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी का होना क्या होता है, प्लस की ओर संकेत देता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा Na प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई। अब ऐसे ही हम मैग्नीशियम के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैग्नीशियम के बारे में क्या बात करते हैं, देखो अगर अब मैग्नीशियम से इसको जैसे ही ताप देंगे तो मैग्नीशियम के बारे में क्या हो सकता है, यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर प्लस चार्ज कितना आ जाएगा, Mg +2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। तो ऐसे क्या होता है, ये जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है इनमें क्या होगा, ऐसे कुछ इस प्रकार अभिक्रिया होती है तीनों। अगर और उदाहरण की बात करें तो क्लोरीन के बारे में देख सकते हैं, ठीक है। देखो क्लोरीन के बारे में ऐसे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं अपन ऐसे, जैसे मान लो क्लोरीन के ऊपर ऑलरेडी क्या है, माइनस चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अधिक है इसके पास, तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये क्लोरीन अपनी वास्तविक अवस्था में आ जाएगा प्लस, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और अगर फ्लोरीन की बात करते हैं, जैसे फ्लोरीन 2+ अवस्था में होता है, और अगर फिर भी उससे इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, और जैसे ही देखो अगर Fe+2 से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से जो प्राप्त होगा हमें प्रोडक्ट कैसे प्राप्त होगा, देखो अगर मैं यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑलरेडी क्या है ये +2 अवस्था में है, यानी कि पॉजिटिव अवस्था में ही इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऐसे समझो आप। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दूंगा बाहर तो क्या होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकलेगा तो यहाँ पर चार्ज हो जाएगा +3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और अगर फाइनली देखो अगर क्लोरीन से फ्लोरीन से निकाले अपन सिंपल, यानी कि नॉर्मल फ्लोरीन से अगर इलेक्ट्रॉन निकाले तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज हो जाएगा +1, और प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब फिर से देखते हैं एक बार इसको, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं अपन, तो देखो ऑक्सीजन का योग होगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन अभिक्रिया कहलाएगी। इसके विपरीत अपन यह भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन का निष्कासन भी क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में शामिल होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तो वहाँ भी कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, उदाहरण आप देख सकते हो। इसके बाद अगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमने पढ़ ली, अगर अपचयन अभिक्रिया नहीं पढ़ते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में शामिल हो गई ये, तो अब बात कर सकते हैं ऑक्सीकरण की। लेकिन ऑक्सीकरण जैसे ही पढ़ लिया ठीक है, इसके बाद अगर अपचयन नहीं पढ़ते हैं तो फिर ये कोई अधूरी बातें रह जाती है। तो अधूरी बातें तो छोड़नी नहीं है अपन को, अब क्या पढ़ना है, अपचयन पढ़नी है, रिडक्शन। अभी रिडक्शन क्या होता है, इसके विपरीत कर दो, कुछ भी नहीं करना, इसके विपरीत हो जाएगा क्या, रिडक्शन। कैसे हो जाएगा, देखो ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो अपचयन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, अपचयन होता है, रिडक्शन। तो देखो इसमें भी वही 3 कंडीशन अपन लेंगे। कैसे लेंगे, जैसे अपचयन की बात करते हैं, रिडक्शन की, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का योग हो जाएगा, और वहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का योग हो जाएगा। और वहाँ पर क्या हो रहा था, हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा था, लेकिन अपचयन अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। और वहाँ पर क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा, यानी कि ऑक्सीकरण अंक क्या होगी, ऑक्सीकरण अंक में क्या हो जाएगा, देखो इधर देखें 3 कंडीशन। एक, कैसे पढ़ेंगे अपचयन की बात करेंगे, तो देखो
हाइड्रोजन का योग, एक बात। दूसरी बात क्या होगी यहाँ पर, ऑक्सीजन का निष्कासन, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना। ये तीन कंडीशन भी यहाँ पर क्या होगी, लागू होगी। अब देखो हमने वहाँ पर क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन का योग की, ऑक्सीजन के योग की बात की, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन का योग होगा। कैसे होगा देखो, देखते हैं इधर। अगर बात करते हैं H2+Cl2 की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा HCl, और यहाँ पर संतुलित करेंगे क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर लगा देंगे। और वहाँ पर देखो H2+I2 देखेंगे अपन, H2+I2 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2HI। जो उदाहरण अपन ने वहाँ देखे थे उनको तोड़ मोड़ के यहाँ पर सेट कर सकते हो आप। जैसे H2O+S की बात की थी, H2S की, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखो H2+S, तो ये क्या बन जाएगा फाइनली H2S। कुल मिला के यहाँ पर हो क्या रहा है, फाइनली हो रहा है कि हाइड्रोजन का योग हो रहा है, ठीक है। और HF की बात करते हैं, देखो यहाँ पर HF बन गया हमारे पास। इसको कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे बना सकते हैं इसको इस प्रकार बना सकते हैं, जैसे H2+F2, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का निष्कासन। अब ऑक्सीजन का निष्कासन कैसे होता है, जैसे हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट होता है, जैसे Ag2O होगा, तो इसमें से क्या हो जाएगा, देखो Ag2, हमारे पास ये क्या हो गया, Ag2 हो गया। तो अगर इसको संतुलित करना होगा तो यहाँ पर 2 लगाना होगा। क्यों लगाना होगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन का निष्कासन होगा O2 का, वो इस 2 के बगैर पॉसिबल नहीं होगा। तो हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो यहाँ पर कितने हो गए, Ag 4 हो गए ना, तो यहाँ पर कितने लगाऊंगा मैं, 4, और यहाँ पर क्या लगाऊंगा Ag, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा O2, जो कि O2 की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। यानी कि ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, यहाँ पर 2 है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे O2, जो कि गैस के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और ऐसे ही हम बात करते हैं SO3 की, देखो ये तो हो जाएगा बाहर। अब बात करते हैं SO3 की। अब इसे SO3 में आप देखो क्या बन सकता है, इसमें ये आपको करना क्या होगा, हमें बाहर करना है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जैसे ही बाहर करेंगे तो हम देखो एक बार ऑक्सीजन बाहर कर दो, ये बाहर हो गई, और यहाँ पर लिख दो SO2। ये सीधा सा सिंपल क्या है, अभिक्रिया लिखने का क्या है तरीका है, क्योंकि एक बार लिख दो SO2 लिख दो। अब देखो SO2 लिख दिया आपने, तो यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 हो गई, यहाँ पर कितने हैं, 3 है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, सल्फर की तो 2 हो जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगी 6। तो मैं यहाँ पर कितने लगा दूंगा, 2, तो 2 दूनी 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, मतलब समीकरण संतुलित हो रही है। तो ये बात होगी हमारे पास किसकी, ऑक्सीजन के निष्कासन की। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कैसे होते हैं। तो वहाँ पर हमने तोड़ा था फ्लोरीन को, फ्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला था, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद फ्लोरीन के ऊपर प्लस चार्ज आया था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे फ्लोरीन में देखो यहाँ पर देखते हैं, अगर फ्लोरीन में मैं 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूँ, ऐड कर दूँ, तो यहाँ पर फाइनली क्या बनेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, Fe माइनस। आ रही है बात समझ में, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसमें जुड़ेगा तो यहाँ पर ये माइनस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, और जैसे ही अधिकता होती है माइनस चार्ज आता है, ठीक है। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन की बात करते हैं अपन। ऑक्सीजन के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ जाएगा, -2 आ जाएगा। देखो कैसे आ जाएगा, जैसे O गया हमारे पास, और ये कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा क्या, फाइनली ये बनेगा। आ रही है मेरी बात समझ में भी आ रही होगी। जैसे नाइट्रोजन की बात करते हैं, कोई सा भी परमाणु उठा सकते हो, आपके मन में चल रहा है ना वो उठा लो, लेकिन इसमें क्या होगा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है। और अगर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वहाँ पर प्लस होता है, जहाँ से जिसमें जुड़ रहे हैं वहाँ पर माइनस आता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन की मैं बात करूँ, प्लस में इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूँ, तो यह क्या हो जाएगा कि नाइट्रोजन के ऊपर कितने चार्ज आ जाएगा, -3 चार्ज आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो ऐसे। आई बात कुछ समझ में। तो ये बात होगी यहाँ तक। और एक होता है लाल दवा, यानी कि MnO4 माइनस। अगर इसमें मैं 1 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दूँ तो यहाँ पर कितने चार्ज आ जाएगा, -2 चार्ज आ जाएगा। देखो MnO4 हो गया, MnO4। अगर इसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज है और मैं इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और कनेक्ट कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, MnO4 -2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अपचयन हो गया। हमने देख लिया ऑक्सीकरण, फिर हमने देखा अपचयन। अपचयन में भी वही तीनों कंडीशन हमने देखी। हाइड्रोजन का योग हो गया, ये हाइड्रोजन का योग हो रहा है, ये योग हो रहा है, और ये भी योग, और ये भी योग हो रहा है। फिर हमने देखा ऑक्सीजन का निष्कासन, और ऑक्सीजन के निष्कासन की जैसे बात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो रहा है, निष्कासित हो रहा है।
फिर हमने देखा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने की जैसे बात होगी तो वहाँ पर निकाला था, वहाँ पर मतलब कहाँ पर, ऑक्सीकरण में, और यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ रहे हैं आपके सामने, जुड़ भी रहा है, समझ में भी आ रही होगी, उम्मीद है कि समझ में भी आ रहा होगा। अब इसके बाद हमने ऑक्सीकरण पढ़ लिया, हमने अपचयन पढ़ लिया, ऑक्सीडेशन पढ़ लिया, रिडक्शन पढ़ लिया। अगर रेडक्स अभिक्रिया नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो काम वैसे ही अधूरा रहेगा, क्योंकि रिडक्शन जो रिडक्स अभिक्रिया होती है इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या होते हैं साथियों, एक साथ होते हैं। तो एक साथ काम हो रहा है, मतलब इसको तो पढ़ना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। अब रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, एक ही अभिक्रिया होती है, लेकिन उसमें होता क्या है, उसमें अपचयन भी होगा और ऑक्सीकरण भी होगा। तो ये बात तो आप जानते होंगे, कुछ तो जानते होंगे, और कुछ हम बता देंगे, कुछ कुछ मिलकर क्या हो जाएगा, और कुछ कुछ हो जाएगा। समझ में आ रही है ना। तो हम देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो रेडॉक्स अभिक्रिया, इसका मतलब होता है विक्रिया। आ रही मेरी बात, ये शॉर्ट में लिखना चाहिए, आपको भी आता है तो अच्छी बात है, और कोई मान बनने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे भी लिख सकता है, रिएक्शन, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या क्या होती है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का तो ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। कुछ समझ में आई। एक पदार्थ का तो क्या होगा, देखो ये हमारे पास कॉपर है और मैं इसकी अभिक्रिया करवा देता हूँ H2O से। समझ में आ रही है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया होगी, इसमें कैसे होगी, देखो रेडॉक्स अभिक्रिया कैसी होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। नोट कर लेना, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो ये यहाँ पर अकेला है, यानी कि इसकी अवस्था क्या है, जीरो है। तो मैं इसकी अवस्था क्या लिख दूंगा यहाँ पर, जीरो, क्योंकि ये सिंगल है, और जो सिंगल होता है उसकी अवस्था तो जीरो होती है, ठीक है। क्योंकि सिंगल रहेगा वहाँ पर क्या होगा, आगे कुछ बढ़ने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो यहाँ पर ये देखो, ये कितनी -2 अवस्था में हो जाएगा, और ये प्लस में हो जाएगा, +1 में। देखो ये हाइड्रोजन है ना, तो अब देखो अकेला है तो जीरो अवस्था में हो जाएगा। ये यहाँ पर इसकी माइनस, जो ऑक्सीजन होता है वो -2 में होता है अवस्था में। अब इसमें क्या होता है, देखो ये जो कॉपर होता है ये क्या करेगा, CuO, यानी कि ऑक्सीजन को अपने साथ कर लेगा। तो जैसे ही ऑक्सीजन को अपने साथ करेगा तो क्या बनेगा यहाँ पर, CuO प्लस। अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया क्या, H2O, H2O बच गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर H2 रखो एक बार, ठीक है। यहाँ पर दो थे, ऐसे किसी रख दिया, ऑक्सीजन था इसके साथ चला गया। अब इसमें आप समझो हो क्या रहा है, फाइनली इसमें हो क्या रहा है, देखो इसमें यहाँ पर होगा क्या, ये जो यहाँ से यहाँ जा रहा है मतलब ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है यहाँ पर। और ऑक्सीजन का ऐड होना मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होता है उसका मतलब क्या होता है कि ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। एक ही अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया, इसमें दोनों सिस्टम एक साथ होंगे। अब देखो ये इसका मतलब क्या हुआ कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, कुल मिला के ऑक्सीजन बाहर गया, ऑक्सीजन का बाहर जाना है फिर हाइड्रोजन का जुड़ना, बात एक ही है, क्या होता है, अपचयन होता है। अभी अपचयन हो गया, आपको यह अभिक्रिया समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो एक ही अभिक्रिया थी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, दूसरे पदार्थ का क्या होता है, अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देख लिया। अगर बात करते हैं क्या, जिंक की अभिक्रिया अगर कॉपर सल्फेट से करवा दे अपन, देखो अगर जिंक की जो अभिक्रिया करवा देंगे अपन किससे, कॉपर सल्फेट से, तो फाइनली क्या होगा, देखो ये जिंक है, इसको क्या करेगा, बाहर करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें हम आपको ये पता चलेगा कि जिंक जो होता है वो कॉपर से क्या हो जाएगा, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ऐसे आपको कुछ पता चलेगा, कुछ ही देर बाद अपन सारणी याद कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो अभी तो आप यहाँ पर देखो ये क्या करेगा, इसको भी मतलब विस्थापित कर देगा, इसको साइड में हटा देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा, किसकी जगह, तो ये यहाँ पर सिंगल है तो इसकी अवस्था कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन कॉपर की बात करते हैं तो आप सभी को पता है यहाँ पर +2 होता है, और माइनस ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर -2 होते हैं। अब हम इससे पहले अपने ऑक्सीडेशन अवस्था कैसे निकालते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बताया था। अगर आपको ये और डीपली समझना है ऑक्सीजन स्टेट निकालना, तो आप प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे पहले वाले, तो आप उनको देख लेना एक बार, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो इसमें क्या बनेगा फाइनली, अब ये यहाँ से इसको भी विस्तारित करेगा तो क्या होगा, ZnSO4 + Cu। इससे आपको क्या समझ में आया,
ये तो अपनी जीरो में रहेगा, ये +2 में आ जाएगा, ये अपनी जीरो अवस्था में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे सिंगल था, ये यहाँ पर ये सिंगल था, लेकिन इसने तो अपना जोड़ा बना लिया, लेकिन ये यहाँ से क्या हुआ, अकेला पड़ गया, तो ये क्या हो गया, जीरो अवस्था में आ गया। लेकिन आपको ध्यान देने की बात ये है इसमें, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आता है ऐसे कैसे, तो ये देखो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीजन का ऐड होना मतलब ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑक्सीकरण। फिर देखो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से क्या निकला, ऑक्सीजन बाहर निकल गया, मतलब ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या होता है, अपचयन होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अपचयन। तो हमारे पास ये अभिक्रिया थी दो। अगर एक अभिक्रिया और देख ले, अगर मेथेन का दहन करवा दे अपन, मेथेन का दहन करवा दे तो हमें क्या प्राप्त होगा, CO2 + H2 प्राप्त होगा, क्योंकि मेथेन का जैसे ही दहन हो रहा है, देखो इधर CH4, ये मेथेन हमारे पास, प्लस दहन किसकी उपस्थिति में करवाते हैं, O2 की उपस्थिति में दहन करवाते हैं, क्योंकि वातावरण में क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। समझ में आ रही है? अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जाता है, दहन किया जाता है, तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो देखो क्या बन सकता है, एक तो बन जाएगा हमारे पास CO2 प्लस, देखो इधर देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पर एक तो H2 जरूर बनेगा। अब ये क्या, ये जो समीकरण है वो संतुलित समीकरण है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कंकाली समीकरण है, क्योंकि देखो इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी हुई, 3 हुई, लेकिन यहाँ पर कितनी है, 2 है। अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो कितनी हुई, 2 और 1 3 हुई ना। तो मैं 4 करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दूंगा, तो यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, और लेकिन हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी थी, 4 थी। कार्बन की संख्या कितनी थी, 1 थी, तो ये कार्बन की संख्या 1 हो गई। ये हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या थी वो कितनी थी, 4 थी, यहाँ पर 4 हो गई। और जैसे ही बात करते हैं O2 की, यानी कि वो संख्या कितनी हो गई, 4 थी, लेकिन यहाँ पर 2 और 2 ये हो गई, कितनी हो गई, 4 हो गई। कुल मिला के यहाँ पर ये समीकरण थी वो क्या हो गई, संतुलित हो गई। अब देखो इसमें क्या हुआ, ये हमारे पास कार्बन यहाँ से उठाया और यहाँ पर इस पर क्या जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा, और जैसे ही ऑक्सीजन जुड़ता है उसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीकरण। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑक्सीकरण हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना, एक बार ही समझ लेना। और फिर देखो ये यहाँ से ऑक्सीजन क्या हुई, कमी हुई। क्यों कमी हुई? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या है 4, लेकिन यहाँ पर कितनी है, 2 ही है। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन की जैसे ही कमी हो जाएगी वो क्या कहलाता है, हमारे पास अपचयन कहलाता है। आ रही बात को समझ में, सेट हो रही है? तो ये हमारे पास क्या थी। अब इसके साथ हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि अपचय क्या होता है, और अपचय और जो ऑक्सीकारक होता है, इन दोनों को समझना जरूरी है। ऑक्सीकरण में और जो अपचयन होता है, ये दोनों एक दूसरे के, ऑक्सीकारक और ऑक्सीकरण, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कैसे होते हैं? जिसके देखो अभी आपको बताता हूँ कैसे विपरीत होते हैं। कन्फ्यूज बहुत होता हुआ, लेकिन आज की बात नहीं होएगा। देखो हम एक रिएक्शन ले लेते हैं, यानी कि एक समीकरण ले लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम, देखो ये क्या ले लेते हैं अपन, एक रिएक्शन ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी, ये क्या करेगा, इसको विस्थापित करेगा, तो जैसे ही विस्थापित करेगा तो होगा क्या, ये यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो आप, इसकी ये चिपक जाएगा, तो ये बन जाएगा CaCO3 + Mg। अब आपको ये तो पता चल रहा होगा कि यहाँ से जब ये जा रहा है तो इसके पास किसकी संख्या ज़्यादा हो रही है, ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन की संख्या का ज़्यादा होना क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, ऑक्सीकरण, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अपचयन, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ, यानी कि ऑक्सीजन का निष्कासन होना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। लेकिन अपन को पढ़ना है अपचय क्या होता है। देखो अब मैं, ये जो होगा ये होगा अपचय। अब अपचय होता क्या है, तो देखो मैं बताऊं अपचय क्या होता है। जिसके कारण अपचयन होता है वो क्या होता है, अपचय पदार्थ कहलाता है वो, या फिर जिसका ऑक्सीकरण होता है ना वो क्या होता है, अपचयक। यही कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। आपको सीधी सीधी बात दिमाग में यही रखनी है कि जहाँ पर अपचयन है तो अपचयन की बात हम सीधी सीधी कर लेंगे, लेकिन जैसे ही अपचय की बात आए तो वहाँ पर यह समझ लेना अपचायक है, यानी कि अपचयन करने वाला, जिसका ऑक्सीकरण होता हो। समझ में आ रही है ना? तो ये बात दोबारा समझाओ कि जिसके कारण अपचयन होता है वो पदार्थ क्या कहलाएगा। देखो
जिसके कारण अपचयन होता है। समझ में आ रही है? अपचयन होता है वो क्या होता है? जिसके कारण अपचयन होता है या फिर जिसका ऑक्सीकरण होता हो। ये बात हो गई किसकी? तो आप समझ में आ रही होगी ना कि जिसके कारण अपचयन होता है या फिर जिसका ऑक्सीकरण होता है। देखो ऑक्सीजन किसका हो रहा है? इसका हो रहा है। जिसके कारण क्या हो रहा है? अपचयन होता है। तो ये देखो अपचयन इसका हुआ ना, तो इसने कर दिया ना अपचयन, इसके कारण हुआ ना। तो ये दोनों परिभाषा ये आपको समझ में आ जाने थे कि जिसके कारण अपचयन होता है वो पदार्थ अपचायक कहलाता है, या फिर होता है, या फिर जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है? अपचायक कहलाता है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? अपचायक। अब देखते हैं ऑक्सीकारक। अभी ऑक्सीकारक का क्या सिस्टम है? इसका उल्टा ऑक्सीकारक हो जाएगा। जैसे ऑक्सीकरण का उल्टा अपचयन था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ रही है मेरी बात? तो देखो अब ऑक्सीकारक की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जिसके कारण अपचयन होता है क्या हो जाएगा? या फिर जिसका ऑक्सीकरण होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? जिस पदार्थ का अपचयन होता है या फिर जिसके कारण ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है या फिर जिसके कारण ऑक्सीकरण होता है, ये फंडा होता है किसका? ऑक्सीडेशन का, रिड्यूसिंग एजेंट का और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। समझ में आ गई ये बात? तो दोबारा गौर करिएगा आप कि वे पदार्थ जिसके कारण अपचयन होता है अपचायक कहलाते हैं। और यहाँ पर हमने देख भी लिया कि देखो इसके कारण क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। इसके कारण अपचयन हो रहा है क्योंकि इसका हुआ है अपचयन, तो इसके वजह से क्या हुआ? अपचयन हुआ है। और दूसरी परिभाषा की बात करते हैं कि जिसका ऑक्सीकरण होता है, तो इसका ऑक्सीकरण हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन की जो परमाणु थी वो यहाँ पर ऐड हो गई। ठीक है, फिर हमने बात की क्या? इसकी ऑक्सीकारक की। तो ऑक्सीकारक में क्या होगा कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है या फिर जिसके कारण ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। ठीक है, ये बात। और देखो अपन अगर परिभाषा लिखे तो वे पदार्थ रेडॉक्स अभिक्रिया में वे पदार्थ जिसके कारण अपचयन होता है अर्थात जिसका ऑक्सीकरण होता है अपचायक कहलाते हैं। और रेडॉक्स अभिक्रिया में वे पदार्थ शामिल वे पदार्थ जिस पदार्थ का अपचयन होता है अर्थात जिसके कारण ऑक्सीकरण होता है क्या कहलाएंगे? ऑक्सीकारक कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। अपन ये अभिक्रिया देख ली। अभिक्रिया और देखिए, जैसे मेथेन का दहन करवा दे तो इसमें भी अपन देख सकते हैं कि अपचय क्या होता है और अपचायक क्या होता है। तो देखो CH4 प्लस O2, क्योंकि O2 की उपस्थिति में क्या होगा? दहन होगा। तो फिर हम यहाँ पर 2 लगाएंगे और यहाँ पर फाइनली क्या बनाएंगे हम? CO3, यहाँ पर CO2 बन जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा H2O। यहाँ पर 2 लगा देंगे क्योंकि संतुलित समीकरण को क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। अब देखो गौर करिएगा, इधर क्या होगा? ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 था लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हो गई, मतलब अपचयन हो गया। फिर अपन को तो ये देख रहे हैं कि ये इनमें से अपचायक, तो ये हो जाएगा अपचायक, और ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक। ये बात आपको समझ में आ गई कि अपचायक और ऑक्सीकारक। देखो इधर ये अपचायक क्यों हुआ? क्योंकि जिसके कारण अपचयन होता है, तो इसके कारण क्या हुआ? अपचयन हुआ। या जिसका ऑक्सीकरण होता है, बात एक ही है, हो गया ना ऑक्सीकरण। और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है जिसके कारण ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक कहलाएगा। तो इसके कारण क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। आगे बात समझे? तो ऑक्सीकारक और अपचायक, इसके साथ ही ऑक्सीकरण और अपचयन, चारों जो अलग टर्मिनोलॉजी थी इनको हमने अलग अलग रूप में देख लिया। अब आपको एक हेडिंग डालनी है, सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी। आपको तो एक ही लाइन याद करनी है, केदारनाथ का मान लिया आलू जरा फीकी पकाता है, कौन है आगे आओ, बस ये लाइन याद करनी है आपको। क्या हो जाएगी? सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी जो सीरीज होगी वो आपको याद हो जाएगी। सक्रियता श्रेणी देखते हैं।
जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है हमारे पास, क्या होता है इसका मतलब, इसमें क्या होता है, जो धातु होते हैं उनकी जो अभिक्रियाशीलता होती है, उनके घटते क्रम में क्या किया जाता है, इस श्रेणी में व्यवस्थित किया जाता है उनको। यही क्रम क्या कहलाता है, सक्रियता श्रेणी। तो अगर डेफिनेशन की बात करते हैं साथियों, तो क्या होगा कि धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में, तो देखो धातुओं को उनकी धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में, घटते का मतलब कि सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव धातु होगी वो रखी जाएगी। तो देखो अपन को याद करनी है कि केदारनाथ का मान ली, और इसको लिथियम को भी लास्ट में लेंगे। केदारनाथ देखो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इसके बाद सोडियम हो जाएगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब आपको समझ में आ रही होगी कि ये इसको विस्थापित कैसे कर रहा था इतनी देर का। देखो यहाँ पर देखो ये जिंक हो गया और ये फ्लोरीन हो गया। इसके बाद देखो हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है, इसको एक बार डब्बे में बंद कर देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन होता है एक नंबर पे, तो ये आवारा तत्व होता है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास सी केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, Hg, कौन है, आगे आओ। ये हमारे पास क्या हुआ, ओरम हो गया, और फिर गोल्ड और पीटी। तो देखो केदारनाथ का माली, आपको इस श्रेणी को कैसे याद करना है, इधर देखिएगा, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता, पीबी पकाता है, फिर वो बोल रहा है कौन है, माली, कि कौन है, आगे आओ पीटूंगा। ये जो पीटी है, और यहाँ पर ले लेते हैं लिथियम। इसमें कई जो बुक्स होते हैं ऑथेंटिक्स, कई बुक्स में ये छपा होता है, कई बुक्स में नहीं होता। आ रही मेरी बात समझ में। लेकिन ऊपर की जो ये चार होती है, ये क्या होता है, हाई रिएक्टिव मेटेरियल होते हैं, यानी कि उच्च सक्रिय क्या होती है, धातु होती है। तो ये देखो हाई, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाई रिएक्टिव मेटल हो जाएगा, यानी कि उच्च सक्रिय धातु हो जाएगी ऊपर की जो चार है। फिर हम देखते हैं जो जैसे ये मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी मध्य में है, तो इसको बोल देंगे हम क्या, मिडिल रिएक्टिव मेटल। तो इनको क्या बोल देंगे, मिडिल ये क्या हो जाएगा, मिडिल रिएक्टिव मेटल। ये हमारे पास बीच वाला काम हो गया। अब देखो ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा, मध्य की बात हो गई, वो हाई की बात हो गई, लेकिन अब क्या हो जाएगा, लो। तो इनको बोल देंगे क्या, LRM, यानी कि लो रिएक्टिव मेटल। तो हमारे पास ये इनके तीन जो क्या थे, रूप थे, इनको हम देख लिया। अब देखो एक होता है हमारे पास क्या, ओरम, सुना होगा आपने, AU, खूब सुना होगा ओरम क्या होता है। और ये श्रेणी भी आपने देख ली होगी, AG, AU और PT। ओरम आपने खूब सुना होगा। अभी इसमें क्या होता है, क्योंकि देखो ये जो होता है ना ओरम, ये क्या होती है, नोबेल धातु होती है, यानी कि नोबेल मेटल की श्रेणी में आती है, ठीक है, जो सभी से क्या करती है, अभिक्रिया नहीं कर सकती आसानी से। जैसे गोल्ड है, बहुत अधिक ताप पर क्या करता है, क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा, और ये बनाता क्या है, लगभग अगर बात करें 1700 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, तो क्या होता है, ओरम क्लोराइड बन जाता है, जो कि क्या हो जाता है,
एक विषैला पदार्थ होता है, और ये जो विषैला पदार्थ होता है ये क्या करता है, इसको तब यूज किया जाता है जब किसी भी व्यक्ति को क्या कर ले, सांप काट ले। समझ में आ रही होगी कि जो ये होता है ओरम एयू, तो ये क्या होता है, नोबल मेटल की श्रेणी में आती है, जो क्या होता है सभी अभिक्रियाओं से क्या करता है, सभी धातु से अभिक्रिया नहीं कर सकता। जैसे बात करते हैं गोल्ड की, ठीक है, एयू गोल्ड की बात करते हैं, तो गोल्ड में होता क्या है, जो गोल्ड होता है उसको बहुत अधिक तापमान पर अगर गोल्ड की अभिक्रिया क्लोरीन से करवाई जाती है, अगर तापमान देखें अप्रोक्सीमेट 1700 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या बनता है, ओरम क्लोरेट बनता है। और जो ओरम क्लोरेट होता है ये क्या होता है, विषैला पदार्थ होता है, और विषैला पदार्थ होता है तो जहर को जहर काटता है। ये कहाँ पर यूज किया जाएगा कि जिस व्यक्ति को सांप काट लेता है उसको उसके इलाज के लिए किसका यूज किया जाएगा, ओरम क्लोराइड का, ठीक है। और अब देखो इसमें क्या होगा कि आपको ये आपने खूब सुना होगा कि जहर को जहर काटता है, ठीक है, तो जिस कारण से क्या होता है कि ओरम क्लोराइड का यूज सर्वदस्ती औषधि बनाने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं नोट। अब देखो एक होता है हमारे पास ओरम ट्राइसाइनाइड, ये क्या होता है, अगर कोबरा भी इस ओरम ट्राइसाइनाइड को खा जाए ना थोड़ी सी भी मात्रा, तो क्या हो जाएगा, ये इतना जहरीला होता है कि ये कोबरा सांप को भी क्या कर सकता है, मार सकता है। इसकी इतनी औकात होती है, इतनी क्षमता होती है, मतलब इतना जहरीला पदार्थ होता है क्या, ओरम ट्राइसाइनाइड। फिर से सुनिएगा, ओरम ट्राइसाइनाइड होता है, ये क्या होता है कि इतना विषैला पदार्थ होता है जो कि कोबरा सांप अगर इसकी थोड़ी सी मात्रा खा जाए तो जो कोबरा सांप होता है इतना जहरीला, वो भी क्या हो जाए, प्राण छोड़ सकता है। समझ में आ रही है। और धातुओं को अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं, जैसे उच्च अभिक्रियाशीलता धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु और निम्न अभिक्रियाशील धातु। तो अब देखेंगे आगे, ये सारणी फिर से गौर करेगा आप। ये लिथियम कई किताबों में छपा होता है, ऊपर ऊपर है, वैसे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं लिथियम, लेकिन अगर आप लिथियम अभिक्रिया में आ जाए तो आप इसको क्यों छोड़ो। वैसे याद करने का तरीका बहुत अच्छा है, केदारनाथ का माली आलू जरा ठीक है पकाता है, कौन है आगे आओ पीटूंगा, ये हमारे पास क्या थी, ट्रिक थी, तो जिसको हमने याद कर लिया। अब देखो अभिक्रियाशीलता के आधार पर कितने, इसको तो गलत मिटा दिया, हमारे पास पहले हो जाएगी क्या, उच्च। फिर दूसरी की बात करते हैं अपन, तीसरी की बात करते हैं साथियों, हो जाएगा ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, क्रियाशीलता के आधार पर धातु कितने रूपों में पाई जाती है, 3 रूपों में पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपन एक की देखो वाटर, सब जानते हो ना आप, वाटर, इन तीनों की जो अभिक्रिया देखेंगे हम सिर्फ किसके साथ, जल के साथ। तो अपन लिख सकते हैं क्या, धातु की जल से क्रिया, अगर धातु जल से क्रिया करेंगे तो उसका रिएक्शन क्या होगा, आप देख सकते हो। देखो यहाँ से ले लेते हैं, क्या देखेंगे अपन कि धातु की जल से क्रिया अभिक्रिया, ठीक है। तो देखो ठंडे जल से क्रिया, अब ठंडे जल से क्रिया कौन करेगी, जो अधिक ज़्यादा क्या होगी, रिएक्टिव होगी, यानी कि अधिक ज़्यादा क्रियाशील धातु होगी, वो क्या करेगी, जल से, ठंडे जल से क्रिया कर सकती है। आ रही समझ में कुछ, जैसे कि पहला पॉइंट यहाँ पर नोट करेंगे, ठंडे जल से अभिक्रिया। अब ठंडे जल से जो अभिक्रिया होगी आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में, ठंडे जल से अभिक्रिया जो अधिक क्रियाशील होगी, उच्च अभिक्रियाशील धातु होगी, वो क्या करेगी, ठंडे जल से अभिक्रिया करेगी। तो लिख सकते हैं कि ठंडे जल से क्रिया की बात करते हैं, यहाँ पर आप नेक्स्ट लगा के लिख सकते हो क्या, केवल उच्च अभिक्रियाशील धातु ही ठंडे जल से क्रिया करती है, 1 पॉइंट। और यहाँ पर 2 नंबर पॉइंट लगा के आप ये नोट करना कि जैसे कि मान लो उच्च क्रियाशील धातु होगी, वो ठंडे जल से क्रिया करके क्षार धातु का निर्माण करती है, ये बात आपको, क्षार धातु, ये बात भी नोट करनी है आपको, क्षार धातु, 2 पॉइंट।
जो क्या होता है, उच्च क्रियाशील धातु ठंडे जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, क्षार धातु का निर्माण करते हैं। 2 पॉइंट हो गए, लेकिन तीसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्या होते हैं, उष्माक्षेपी होते हैं, यानी कि उष्मा क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, उष्मा छोड़ते हैं। ये सभी क्या होते हैं, तीसरा पॉइंट, ये जो सभी प्रक्रम होंगे ये कैसे प्रक्रम होंगे, उष्माक्षेपी, यानी कि उष्मा का क्या करेंगे, तो उष्मा छोड़ेंगे। तो सभी प्रक्रम कैसे हो जाएंगे, ये उष्माक्षेपी। अब करवाते हैं अपन अभिक्रिया। देखो ठंडा जल वाटर ठंडा हो या फिर गर्म होना तो H2 ही है। तो बात करते हैं क्या, Na की। अगर Na की अभिक्रिया करवाते हैं सोडियम की अभिक्रिया किससे, H2O से, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर 2, समझ में आ रही है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर चली जाएगी, ठीक है। और जैसे ही हाइड्रोजन गैस बाहर चली जाएगी तो बनेगा क्या, फाइनली NaOH बनेगा। इसको भी क्या करेंगे, रस समीकरण में तेज गुणांक के आधार पर संतुलित कर लेंगे। लेकिन देखो आपको दिख रहा होगा इसमें कि NaOH है, और जैसे ही NaOH बाहर निकल जाएगा तो यहाँ से जो H2 बचेगी वो क्या करेगी, यहाँ से शामिल हो जाएगी, यानी कि H2 गैस बाहर निकलेगी। और दूसरी बात बनेगा क्या, NaOH संतुलित नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर सोडियम की मात्रा कितनी है, 2 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे। यहाँ पर कितने हैं, 4 है, तो यहाँ पर 4 हो गए। कैसे हो गए 4, क्योंकि 2 तो ये रहे हाइड्रोजन और 2 ये रहे, तो ये समीकरण क्या होगी, संतुलित हो गई। अगर बात करते हैं कैल्शियम की अभिक्रिया H2 से करवाते हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये वाटर कैसा होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ठंडा। अगर मैं बात अभिक्रिया करते हैं कैल्शियम की, तो इसमें क्या हो जाएगा, वो 2H2 हो जाएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बुझा हुआ चूना। तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O, ये क्या हो जाएगी, गैस निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उष्मा भी निकलती है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए, हीट। तो ये बात होगी किसकी, हमारे पास उच्च क्रियाशील, यानी कि 1 ठंडा जल से हाई रिएक्टिव मेटल क्या करेंगी, क्रिया कर सकती हैं, अन्यथा नहीं कर सकती। फिर हम देख लेते हैं मध्यम क्रियाशील धातु है, तो ठंडे जल से क्रिया नहीं करती, लेकिन ये गर्म जल से क्रिया करके क्षार का निर्माण करती है। यहाँ पर क्षार धातु का निर्माण हो रहा था, लेकिन ये यहाँ पर क्या होगा, क्षार का निर्माण करते हैं। यहाँ पर क्या उष्माक्षेपी प्रक्रम ही होता है। जैसे कि अगर बात करते हैं, देखो हमने बात कर ली किसकी, हाई की, अब बात करते हैं मध्यम की, मिडिल रिएक्टिव मेटल। तो इसमें क्या होगा कि जो मिडिल ये मध्यम क्रियाशील धातुएं होती हैं, ये क्या करती है, ठंडे जल से क्रिया नहीं करती, लेकिन गर्म जल से क्रिया करके क्या बना लेती हैं, क्षार का निर्माण कर लेती हैं। क्षार का निर्माण कैसे करेगी अभी देखेंगे, लेकिन यह प्रक्रिया भी कैसे होगी, उष्माक्षेपी प्रक्रिया ही होगी। जैसे मैग्नीशियम अभिक्रिया करवाते हैं, देखो Mg की अभिक्रिया करवाते हैं H2O से, लेकिन ये H2O कैसा होगा, हॉट होगा, गर्म होगा। अब ये हॉट वाटर होता है हमारे पास, ये क्या करता है, जैसे ये अभिक्रिया करता है किससे, मैग्नीशियम, तो ये बना लेता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और वो साथ में क्या करता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। देखो ये क्या हो जाएगा, Mg का होल ट्वाइस प्लस H2, ये बाहर। देखो यहाँ पर 2 थी, और ये यहाँ भी कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे, इसीलिए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन की मात्रा थी, 2 ये रही, और 3 4 में से 2 ये रही। यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा थी 2, यहाँ पर दोनों की दोनों दिखाई दे रही है आपको। मैग्नीशियम की क्वांटिटी 1 थी, आपको दिखाई दे रही है, ये बात होगी। लेकिन अगर बात करते हैं एक और अभिक्रिया, जिंक की अभिक्रिया अगर मान लेते हैं, करवा देते हैं किससे, हॉट वाटर से, यानी कि गर्म जल से करवा देंगे, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा, देखो क्या बन सकता है, ZnOH का होल ट्वाइस, और देखो वही हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा, ZnOH का होल ट्वाइस, और बनता क्या है फाइनली, प्लस H2 गैस बाहर। ये हमारे पास क्या हो गया, कौन सा प्रक्रम हो गया, मिडिल रिएक्टिव मेटल जो अभिक्रिया थी, मध्यम क्रियाशील धातु की जो अभिक्रिया थी वो हमने देख ली। फिर इसके बाद में देखते हैं जैसे वाष्प क्रिया, ये जो होती है हमारे पास लो रिएक्टिव मेटल, यानी कि निम्न क्रियाशील जो अभिक्रियाशील धातु होती है, वो क्या करती है, न तो ठंडे जल से अभिक्रिया कर सकती है और न ही गर्म जल से अभिक्रिया करती है। ये क्या करती है, ये केवल वाष्प से क्रिया करती है, और वाष्प का मतलब होता है वही H2, लेकिन वो वहाँ पर यहाँ पर गर्म लिख रहे थे, यहाँ पर ठंडा लिख रहे थे। तो अगर इसमें अभिक्रिया देखेंगे, इसमें देखो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर तो क्षार धातु का निर्माण होता है, यहाँ पर क्षार का निर्माण होता है, हो रहा है ना, ये रहा क्षार। अब देखो बात करते हैं किसकी, लो, तो ये क्या करेगा, ओनली वाष्प से क्रिया करता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये तो ठंडे जल से भी क्रिया करेगा, तो गर्म से करेगा ही करेगा। ये क्या करेगा, गर्म जल से क्रिया करेगा, लेकिन ये किससे करेगा, वाष्प से
क्रिया करेगा। मतलब तो वही होता है H2O, लेकिन क्रिया करने की बात अलग होती है। ये वाष्प हो गया। अब देखो अगर उदाहरण की बात करते हैं, न तो गर्म से भी क्रिया कर सकता, न ठंडे से करता, लेकिन करेगा क्या, केवल वाष्प से क्रिया करती है तथा ऑक्साइड का निर्माण करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्षार धातु का निर्माण होता है, यहाँ पर क्षार का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। अब देखो इसका अगर रिएक्शन उदाहरण की बात करते हैं, तो कॉपर की अब क्रिया वाष्प से करवा देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो Cu प्लस H2O, हमारे पास क्या बन जाएगा CuO, यहाँ पर बन जाएगा CO प्लस H2, CO प्लस H2 प्लस हीट। ये उदाहरण समझ में आया, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर संतुलित की बात करते हैं तो क्या करेंगे, दो इधर लगा देंगे हाइड्रोजन, दो इधर लगा देंगे, देखो यहाँ पर दो लगा देंगे और यहाँ भी दो लगा देंगे, यहाँ भी दो लगा देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो ऑक्सीजन की मात्रा हो जाएगी, कॉपर की मात्रा दो हो जाएगी, तो संतुलित समीकरण हो जाएगी। ये बात होगी। अब देखो नोट, दो बातें आप अलग से याद रखना। नोट, ये नोट है ना, थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर नोट की बात करते तो होता क्या है, देखो जो हमारे पास गोल्ड होता है, गोल्ड तथा प्लेटिनम जल से क्रिया नहीं करते, अतः इन्हें उत्कृष्ट धातु कहते हैं। तो आपसे कभी पूछ ले कि उत्कृष्ट धातु में शामिल कौन सी होगी, उत्कृष्ट धातु, तो उत्कृष्ट धातु में क्या हो जाएगा, हमारे पास गोल्ड हो जाएगा, हमारे पास Pt हो जाएगा, प्लेटिनम। तो उत्कृष्ट धातु की जैसे ही बात आएगी कि क्यों कहते हैं, क्योंकि ना ये जल ठंडा हो या गर्म हो, यानी कि प्लेटिनम और गोल्ड जो होता है जल के साथ क्रिया नहीं करते, अतः इन्हें क्या बोला जाएगा, उत्कृष्ट धातु बोला जाएगा। इसके बाद एक नोट और लगा लो आप, लास्ट नोट, फिर हमारा जो ये अभिक्रिया वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो मैग्नीशियम धातु जो ठंडा जल होता है उसकी सतह पर तैरती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ये मैग्नीशियम हो गई, मैग्नीशियम की परत ठंडे जल की सतह पर तैरती है। उदाहरण देखना आप, आपने दवाइयाँ सभी ने खाई होगी, ठीक है, दवाइयाँ सभी ने खाई होगी, तो अगर आप गिलास में या फिर कोई भी कूटने का क्या हुआ, कूटने का कोई भी वस्तु होगी, तो उसमें अगर कूटते हो दवाई को, मेडिसिन को, तो वो क्या करती है फाइनली, मतलब पूर्ण रूप से जल में डिजोल्व नहीं होती है, घुलती नहीं है वो। तो घुलती नहीं है, क्या कारण होता है, उसमें जो परत होती है पतली पतली, वो क्या होती है, ऊपर उठ के जल की सतह पर आ जाती है, वो क्या होती है, मैग्नीशियम की परत होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पता होना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन सभी लेते हैं, क्योंकि हमारा शरीर मानव शरीर है, बीमार पड़ जाता है तो मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है हमें, क्योंकि हमारा शरीर इतना बीमारी के टाइम इतना सक्षम नहीं होता कि एंटीबॉडी खुद बना ले, तो हमें बाहर से क्या लेनी पड़ती है, मेडिसिन लेनी पड़ती है एंटीबॉडी के रूप में। तो देखो मेडिसिन, ये मैग्नीशियम की परत ठंडे जल की सतह पर तैरती है, कई पर्सन आ जाए तो। और दूसरी बात, उत्कृष्ट धातु हमारे पास गोल्ड और प्लेटिनम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जल से क्या नहीं करती, अभिक्रिया नहीं करती। तो ये हमारे पास 18 रिएक्शन आपके सामने कंप्लीट हो चुकी है। और दूसरी बात, अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास आएगी वो आएगी उत्प्रेरण, क्योंकि जो हमारा टाइटल चल रहा है देखो रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, तो हम पढ़ेंगे उत्प्रेरण इसके बाद में। तो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बताना कोई कमी हो अपने कंटेंट में तो वो भी बताना। थैंक यू, धन्यवाद।